नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूसा भवन नई दिल्ली में आयोजित समृद्ध एवं महान भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विजन 2047 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और साथ ही 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में टिकरिंग लैब स्थापित की गई है। इसके अलावा अटल इनोवेशन की जमीन पर लागू करने के लिए विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। गुरुग्राम में हरियाणा इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में भी इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र, विकास के हर पहलू में एआई का बड़ा महत्व है और इसलिए हरियाणा में एआई मिशन का गठन कर गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। इनमें हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अति आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें युवा नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। ये आदरणीय मोदी जी का ही विजन है जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से ये उसका परिणाम है। जो मंथन और विचार आप लोग यहां पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहां चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा तो ये विकसित राष्ट्र गति से आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा कर देगा जो उन्होंने इस देश को विकसित महान राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने का लिया है। मुझे खुशी है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है और आप सबके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मेलन के आयोजक के लिए स्वदेशी शोध संस्थान जिन्होंने बड़ी मेहनत से और लगातार इस विजन को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इनके साथ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रो नॉर्वे का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो सामूहिक मिलकर के इस प्रयास को, इस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि यह सम्मेलन न केवल एक वैचारिक मंच है बल्कि यह हम सबकी साझी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों, भविष्य की दिशा का निर्धारण करने का एक प्रेरक अवसर भी है। इसके साथ ही यह हमारे डेमोग्राफी डिवाइडेड को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की रणनीतियों पर मंथन करने का भी अवसर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को नशा मुक्त हरियाणा संकल्प के साथ चल रही राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन 2.0 को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें हमारे सामाजिक ताने बाने का प्राचीन काल में ही अभिन्न अंग रही हैं। हरियाणा में प्रदेश की गैरधर्मी परंपरा खाप और सर्वत खाप पंचायतों के रूप में भी विद्यमान रही है। इतिहास साक्षी है कि हरियाणा की इस पंचायत परंपरा ने
कई बार विदेशी शक्तियों से भी लोहा लिया है। कई बड़े फैसले खापों ने लिए और आज हम नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तब खापों ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि खाप पंचायत न केवल परंपरा की संरक्षक है बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी अग्रदूत है। साथ ही खापों ने पहले भी समाज को संदेश दिया है कि जो नशे को बढ़ावा देगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा और जो नशा छोड़ेगा उसका स्वागत होगा। इस साइक्लोथॉन को खापों ने समर्थन दिया है और इनके सहयोग से निश्चित तौर पर हरियाणा नशा मुक्त होकर रहेगा। इस मुहिम के अंदर आकर के जुड़ करके इसको समर्थन दिया, क्योंकि हमारी सभी खापें जो खाप पंचायतें हैं वो इस मुहिम को लेकर के पहले भी उनका अभियान चलता रहता है कि नशे में लिप्त व्यक्ति को बाहर करना और नशा छोड़ने वाले को सम्मानित करना। और आज पूरी खापों ने आकर के इस यात्रा का समर्थन किया है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। ये वो भूमि है जहां देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। नशे को बाहर करना ये आज हमारे युवाओं ने ठान लिया है और नशे के खिलाफ जो हमारा युवा खड़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नशे को जड़ से समाप्त करने का अब निर्णय हमारे युवाओं ने ले लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकायों में कचरा संग्रहण कार्य में आमजन का फीडबैक लेने के लिए विभाग द्वारा फीडबैक सेल की स्थापना की जाए और इस सेल को सीएम डैशबोर्ड के साथ में लिंक किया जाए ताकि इस संबंध में लोगों से फीडबैक लेकर इस कार्य में निरंतर सुधार करते हुए शहरों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लोगों के फीडबैक के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाए और साथ ही कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, जहां पर शहरों के विकास का खाका भी तैयार किया जाएगा। सफाई पर विशेष जोर भी दिया जा रहा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि साफ सफाई का कार्य लगातार जारी रहे। तो वहीं सीएम तमाम तरह के अभियान भी चला रहे हैं। अभी साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं, जहां पर शहरों के विकास का खाका तैयार करने की बात कही गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को हरियाणा प्रदेश में सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इस प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम नायब सिंह सैनी के प्रयासों से प्रदेश के 46,000 नए लाभार्थियों को भी पेंशन स्कीम के साथ जोड़ा गया है। इसी के साथ बेदी ने भी पहलगाम में आतंकवादियों को गोलियों का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा है। इसका एक स्वरूप बदलते हुए देखा आज बहुत से चेहरे हमारे बीच में नहीं, परंतु उनको बुलाया नहीं जा सकता। 3 दिन पहले एक बहुत दुखद हादसा इस देश में हुआ। क्या परिस्थितियां थी, एकदम से पूरा देश आज शोक संतप्त भी है और आक्रोश में भी है। जो निहत्थे बेकसूर लोग इस दुनिया से गए, उन परिवारों को हम सब की ओर से बहुत बहुत संवेदनाएं, और ये कुकृत्य करने वालों को मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि पताल में से भी ढूंढ कर लेकर आएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या करने से क्षुब्ध क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में किसान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कस्बे में कैंडल मार्च और रोष मार्च निकालकर मुख्य क्रांतिकारी चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पूर्व सैनिकों और साथ ही अन्य संगठनों ने राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को भी पत्र भेजकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग जिलाध्यक्ष राजेश शेरान की भी अगुवाई में रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट कैप्टन
भीम सिंह द्वारका ने कहा कि भारत के पास विश्व की सबसे मजबूत और आधुनिक सेना होने के बावजूद पाकिस्तान की बार बार की नापाक हरकतों पर लगाम न लगाना सवाल खड़े करता है। रोज सभा में मौजूद लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। पच्चीस को पहलगांव में 27 पर्यटकों की निर्मम और जघन्य अपराध के कारण हमें बहुत प्रोत्साहित और शांति संगठन के जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन है उनका समर्थन हमें हासिल है और हम जो है रोष प्रकट करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि फरीदाबाद में पहलगाम में पर्यटकों के कत्लेआम की वारदात को लेकर IMT यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने बीती देर शाम को सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और कहा कि पहलगाम की घटना को लेकर हम सभी का मन बहुत ही दुखी है। सभी मिलकर इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि वे इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दे। उन्होंने कहा कि आतंकियों की यही सोची समझी साजिश है और इस वक्त हमारा फर्ज है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें। एक तो देखिए IMA फरीदाबाद के सभी डॉक्टर्स का मन बहुत बहुत व्यथित है। ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई हैं हम भरसक निंदा करते हैं इनकी और अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें और अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको यही हमारा संदेश है कि अभी वो सब शांति बनाए रखें। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों की कुछ एक सोची समझी चाल है जिससे कुछ सिविल वार करवाने की ठाड़ा रोड भिवानी मस्जिद कमेटी की तरफ से शुक्रवार की नमाज के बाद में मुस्लिम समाज ने कश्मीर के पहलगाम घाटी में आतंकवादियों द्वारा 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला भी फूंका है और साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए फिर इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। देखो, पाकिस्तान को हमेशा ही पता है, पाकिस्तान को हमारे से 2-3 बार मुंह की खा चुका है। हमारा एक जबलपुर का ग्रेनेडियर का जवान अब्दुल हमीद इनको सबक सिखा चुका है। आज हमें बहुत गुस्सा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, भूख मर रहा है, पानी बंद कर देंगे तो मर जाएगा वो। उसके पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, कट्टरवाद है। क्यों है ये देसी जो पर्यटक आए इन पे करवाना, या खुद आतंकी का कोई धर्म नहीं महजब नहीं होता। आतंकी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी, उसका कोई महजब नहीं होता। उसको तो सिर्फ आतंक और बुरे कामों से मतलब होता है। देखिए, आज ये जो डाना रोड पे हमारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, अभी हमारे पहलगांव में कुछ पर्यटक साथियों ने आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे, करीब 28 साथियों की मौत हुई है। तो उसके लिए हमारे सभी मस्जिद की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे सब साथियों ने एकजुट में होकर एक स्वर में आवाज उठाई कि इनको कुचलने का वक्त आ गया है। भारत सरकार से ही प्रार्थना कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी हमारे पर्यटकों के साथ कुचलने की जरूरत न कर सके। ये जो पहलगांव की घाटी में जो घटना हुई है बहुत ही निर्मम घटना है। ये बहुत ही बेरहमी से और कायराना तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 28 पर्यटकों का कत्ल कर दिया। पूरा देश स्तब्ध है और गुस्सा है देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सजा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी उनको इतनी सजा दें कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। उनका उद्देश्य था कश्मीर में पर्यटक को नुकसान करना, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना और देश में एक नफरत और आपसी भाईचारे की फूट और विभाजन पैदा करने की कोशिश थी उनकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की गोली मारकर हत्या की निंदा करते हुए SUCIC के आपको पता चले कि तोशाम के पंचायत घर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आजाद अली ने की। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सभा में सरकार से मांग की गई कि शोक संतप्त
परिवारों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने, प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आज ये जो श्रद्धांजलि सभा हमने पहलगांव में जम्मू कश्मीर में जो 28 निर्दोष हमारे भारतीय नागरिक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के ऊपर वो रोक लगाए, निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर रोक लगाए और आतंकवादियों को सख्त सजा दे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करे, जबकि वहां उन्होंने बिल्कुल भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर रखा था। ये सरकार की फेलियर है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है और वो प्यार ही मेरे काम करने की ताकत है। मेरे सिर पर और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ अंबाला छावनी की जनता का हाथ है। आपकी ताकत मेरे लिए पावर हाउस है। ये बातें मंत्री अनिल विज अंबाला में दलीपगढ़ कम्युनिटी सेंटर में महेशनगर ड्रेन को 2 स्थानों पर पक्का करने के कार्य का शिलान्यास करने के दौरान उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा है। तो देखिए, ये हमारे यहाँ एक नाला सारे शहर के बीचों बीच होकर निकलता है और आगे जाके सूर मंडी तक जाता है। ये हर साल ओवरफ्लो भी होता है और क्योंकि कॉलोनियों के बिल्कुल बीच से जा रहा है, इसकी सफाई करने की भी दिक्कत रहती है। तो इसका आज हमने शिलान्यास किया है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है और साथ ही अध्यक्षता करते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परस्पर सौहार्द, सामाजिक एकता को भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और साथ ही बैठक के दौरान गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से गश्त बढ़ाने, स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को भी दुरुस्त करने और संभावित संवेदनशील क्षेत्रों का निरंतर निगरानी बनाए रखने का आह्वान किया है। डॉक्टर मिश्रा ने विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी निगरानी पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गलत सूचना फैलाने वाले या फिर सांप्रदायिक माहौल को भी खराब करने का प्रयास करने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पिहोवा गांव के पास से गुजर रही ट्रॉला जो कि यमुनानगर से बजरी लेकर चीका जिला के कैथल जा रही थी, वहीं रास्ते में अचानक से ट्रॉली का टायर फटने से ट्रॉली बेकाबू हो गई, पेड़ से जाकर टकरा गई, जिससे ट्रॉली में आग लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बताते चलें कि टायर फटने से ट्रॉला जो है वो बेकाबू हो गया, पेड़ से टकराने से यहां पर आग लग गई और ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया गया। और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि बताया ये जा रहा कि टायर फटने से ट्रॉला टकरा गया था और ट्रॉली में भी भीषण आग लग गई और इस दौरान दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। रेवाड़ी सरकारी वेयर हाउस की मंडियों से आने वाली सरसों और गेहूं का भंडारण किया जा रहा था। इसी दौरान कनीना मंडी के एक ट्रक में 964 बोरियां सरसों से भरी हुई पड़ी थी। सभी बोरियों पर किसान सेवा केंद्र का टैग भी लगा हुआ था और आधा ट्रक खाली होने के बाद में वहां पर तैनात सुपरवाइजर संदेह के आधार पर थोड़ी सी सरसों को पानी में डालकर देखा तो मिट्टी बन गई और इसी आधार पर
उस सरसों को सैंपलिंग के लिए लैब भेज दिया गया, जिसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। सुपरवाइजर है। इस ट्रक में कहां से सरसों आई थी? आपको कैसे पता लगा कि ये 2 नंबर की सरसों है? इसमें कनेना मंडी सरसों आई जी, ठीक है, किसान सेवा केंद्र जी, फर्म का नाम है जी। जैसे हम इसको उतार रहे थे तो हर एक कम कट्टे में परखी मारते, अच्छा, ठीक है। तो हमें इतना उतार दिया या आधे ज्यादा उतार दिया, तो इसमें लगे ये धांग आई, वो उसमें लगे हमें भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है सरसों, अलग से कुछ दिखा हमें, तो इसलिए हमने फिर इसको रोक दिया वही बीच में। हमें ये नहीं पता इसमें कितना % है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें कुछ लगा इसमें नकली सरसों के दाने हैं, इसलिए हमने इसको रोक दिया। अभी इसका सैंपल जाएगा, लैब में जाएगा, या जैसे भी कोई कितने कट्टे आए थे इसमें? महेंद्रगढ़ जिला के नागल चौधरी कस्बा में सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में 2 कर्मचारियों उतरे थे, जहां पर जहरीली गैस से उनकी मौत हो गई है। दोनों कर्मचारी पास के गांव के ही रहने वाले थे और इनकी उम्र 30 साल के करीब थी और इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको बताते चले कि जहरीली गैस से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई है। सर 2 दिन से हमारे ऊपर दबाव डाला गया था कि हमको यहाँ की SBI गली की पूरी क्लियर लाइन चाहिए और हमारे पास कोई फिट सुविधा नहीं है, इसलिए हमारे दबाव की वजह से जेई साहब ने कहा कि हमको काम क्लियर चाहिए, आप काम करना है तो करो, नहीं तो हम और बंदे ले आएंगे, घर रहो, नहीं करोगे तो। जी मामला ये था कि जेई साहब ने हमें कल परसों इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई आपको शील्ड निकालनी है अंदर बढ़ गए जी। तो मैंने कहा सर मुझको हमें ऐसा कोई जेई नहीं है कि हमें आज तक की अंदर बढ़ने की परमिशन दी हो, तो आप हमें क्यों ऐसा टॉर्चर कर रहे हो? तो उनने ये बोला कि काम करना है तो कर लो, नहीं तो यहाँ कर्मचारी बहुत है, साइड हट जाओ। फिर मैंने कहा सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझको जो भी जेई साहब आए हम टेंडर लगा के स्लिप निकलवाते हैं मुझको। बिल्कुल पीछे दीपक जेई भी आए थे, अभिषेक जेई भी। आप लोगों को इसके कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं है? कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं, आज तक कोई सेफ्टी किट नहीं हमारे पास, छोड़ 3 चीजों की सिवाय, घंटी, गहती और फावड़ी। मामला ये है कि जो यहाँ से जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है वो कर्मचारियों के दबाव बनाता है, मेंटली टॉर्चर करता है, अगर ये काम करना है तो करना है। यहाँ कोई सेफ्टी किट नहीं थी किसी भी कर्मचारी को आज तक। इन्होंने वैसे बना रखा था कि सीवर साफ करने के लिए उसको भेज दिया और उसने थोड़े ले रखी थी और वो अपने अंदर उतर गया, जहरीली गैस से उसकी हो गया। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का वो बांधते हैं? हाँ जी। आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि भाई 2 सीवर लाइन में 2 कर्मचारी घुसे थे और वो गैस के कारण उसी के अंदर गए, जो उसमें से सीवर लाइन में से उन दोनों को निकलवा के और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागौर भिजवा दी। अभी तक शिकायत प्राप्त नहीं, शिकायत प्राप्त होती है कार्रवाई। जुलाना क्षेत्र के गोसाई खेड़ा गांव में NH 352 के पास में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायल को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे PGIMS रोहतक रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस को एक युवक का मोबाइल मिला, जिसकी डिस्प्ले पर 2 छोटे बच्चों का फोटो भी लगा हुआ था। कि एक युवक के शव को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा, तो वहीं दूसरा युवक PGIMS रोहतक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला है। ये समय आज रात मध्य रात्रि को करीब 12 बजे ERV से सूचना प्राप्त हुई थी, गोसाई खेड़ा के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर पहुंचकर उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से एक मृत घोषित हुआ और एक को PGI रोहतक रेफर करके भेज दिया था। हाँ, ये बाइक पे सवार थे, 2 नौजवान लड़के हैं और बाइक के काफी कंडीशन टूटी।
करावली के डाकघर में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पड़े हुए हैं, जो कि 500 के करीब बताया जा रहा है, जिस वजह से लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसको लेकर जो है लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और पूरे प्रदेश का टेंडर नहीं हुआ है, जिसके कारण डाककर्मी लाइसेंस और आरसी को नहीं बांट पा रहे, क्योंकि जैसे ही टेंडर होगा तो उपमंडल अधिकारी और अकाउंट डाकघर में खुलेगा, फिर डाकघर को प्रति लाइसेंस और आरसी 41 रुपए 30 पैसे मिलेंगे। उसी राशि के चलते लोगों के दस्तावेज डाकघर में पड़े हैं और इसकी जानकारी डिप्टी सिंह दादूवाल ने दी है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सीगा जी, मैं 2-3 महीने हो गए नहीं कराया सीगा, फीस वगैरह भरती सारी, जो फीस वगैरह भरती मैं साड़ी दफ्तर च गया 2-3 बारी, वो कहने भी इत्थों तो भाग गया, बहुत नंबर ले लिया, नंबर लेके असं इतने फोन किया डाकखाने में, ये कहने भी लाइसेंस इतने आ नंबर आए पे आ, 300 लाइसेंस पे आ, अभी तो उदो भेजाए, कहते साडा एसडीएम नहीं बकाया, एसडीएम साडा बकाया देवे, थोड़े लाइसेंस भेज दें। असं 2-3 बारी पुलिस वाले चंगे आ बेचारी, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਚ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੀਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, और मेरे वर्गे बेचारे किन्ने पता नहीं ऐसे तुरे फिरते होंगे। देखिए, जो आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है वो सरकार की हिदायत के अनुसार डाक के द्वारा ही दी जा सकती है, इसलिए वो डाकखाने में भिजवा दी गई थी। उनके 31 मार्च के बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी आरसी और डीएल कुछ डाकखाने में मौजूद हैं, जिसकी हमें कुछ कंप्लेंट्स भी आई है। तो इस बारे में हमने उनसे डाकघर से भी बात की है, शायद वो जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। तब तक जो आरसी और डीएल पेंडिंग है उसके लिए हम ग्राम सचिवों के माध्यम से प्रत्येक गांव में ही उनको भिजवा देंगे, ताकि वहां पर उनको बाय हैंड उनको दी जा सके। जी देखो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है पोस्ट ऑफिस के साथ, जो 1 साल के लिए होता है 31 मार्च तक। इस बार 31 मार्च को उनका ट्रांसपोर्ट का जो है लाइसेंस एक्सपायर हो गया, इसके बाद उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया। जैसे ही रिन्यू होगा उसी दिन हम अपने तरफ से सारे बुक कर देंगे, एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के भी। हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो काउंट तो किया नहीं, लेकिन बाकी 400-500 मान लो आप। कुछ आरसी भी है, अब तो हम जमा भी नहीं कर रहे यहाँ पे, वापस उनको दे देंगे, भैया आप अपने हिसाब से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।